बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानों में गैसों का तबादला कैसे होता है। आज हमारा टॉपिक है इंसानों में गैसों का तबादला कैसे होता है। इंसान और आला दर्जे के दूसरे जानवर, मतलब इंसान भी जानवर है और बाकी जो आला दर्जे के सारे जानवरों में गैसों का तबादला रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए होता है। हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जिसे यानी कि हवा का रास्ता और दूसरा है फेफड़े। मतलब एक पूरा सिस्टम जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, एक है हवा का रास्ता और दूसरा है फेफड़े। अब हवा का रास्ता क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं द एयर पैसेज वे। तो ये हवा का रास्ता कैसे होता है, उसमें क्या होगा और फिर उसके बाद फेफड़ों में क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे। अब हवा का रास्ता इन हिस्सों पर मुश्तमिल है जिनके ज़रिए बाहर की हवा फेफड़ों में दाखिल होती है और गैसों के तबादले के बाद ये बाहर निकल जाती है। हवा का रास्ता मंदरजा झैल हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, पहला हिस्सा जो है वो नाक है। नाक के अंदर खाली जगह जिसे नेसल कैविटी कहते हैं, जो ये है, ये नथने जिसे कहते हैं, ये नेसल कैविटी कहते हैं। और ये जिन सुराखों के ज़रिए बाहर खुलती हैं इन्हें नॉस्ट्रल्स कहते हैं। ठीक है, ये नथने नॉस्ट्रल्स कहते हैं। इस कैविटी पूरी को क्या कहेंगे, नेसल कैविटी। और ये जिन सुराखों से खुलते हैं, ये एक एक नथना जो है, एक एक नाक का सुराख है, इसको नॉस्ट्रल्स कहते हैं। और ये दीवार नेसल कैविटी को दो हिस्सों में तकसीम करती है और इस हर हिस्से की दीवार पर म्यूकस और बाल मौजूद होते हैं। अब बात समझने वाली ये है कि म्यूकस और बाल हम लोगों जिसको समझते हैं कि ये गंदे हैं, ये बुरे होते हैं या ख़राब होते हैं, तो इसका हमारे साथ क्या ताल्लुक़ है। तो अब होता कुछ यूँ है कि हमारे जो नाक में जो बाल हैं और जो नाक में म्यूकस है, जिसे हम ये नज़ला कह सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें कह सकते हैं, ये हमारे नाक में हमेशा ही जमे रहेंगे। ये हमारे नाक में जमने और रुकने का जो सबब है कि वो हमारे अंदर के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के साथ मैच करवाते हैं। अंदर हमारा हमेशा टेम्परेचर जो है वो 37 सेंटीग्रेड रहेगा। ठीक है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है जिस्म का, उससे 37 सेंटीग्रेड रहेगा। और जो बाहर का टेम्परेचर है जितना मर्जी बढ़ता रहे, तो वो ये जो है बढ़ता रहे या कम होता रहे, ये उसको उसके मुताबिक मैच करवाता है। नंबर 1 काम है। नंबर दूसरा काम इनका ये होता है कि हमारे नाक में से जो सांस हम ले रहे हैं उसके अंदर जो गंद खराबा है, जो मट्टी धूड़ है, जो कचरा है, जो धुएं की गिरदो गुबार आलूदगी है, इस सारी चीज़ों को वो क्या करता है वो रोक लेता है। वो जो हेयर हैं, बाल हैं, वो समझ लें कि वो बैरियर का काम कर रहे हैं। जैसे कि स्कूल के गेट के बाहर से हम जब निकलते हैं तो आगे बैरियर लगा हुआ है, तो हम साइड से होके जाते हैं। हम एकदम रोड के ऊपर नहीं चढ़ जाते जिससे हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। हम साइड पे जाते हैं, हम फिर देखते हैं कि बाइक या मोटरसाइकिल या कार कोई चीज़ रोड पे आ तो नहीं रही, फिर हम जाते हैं एकदम। जैसे छोटे बच्चे हैं वो एकदम भागें और वो रोड पे खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो, उससे बच सकते हैं। एक्सीडेंट से बचने के लिए वो बैरियर लगा दिया जाता है, रुकावट लगा दी। इसी तरह से नाक के में अंदर में अल्लाह ताला ने ये सारे बाल जो बहुत लंबे सारे पूरे नाक में लगाए हुए हैं, ये बैरियर का काम करते हैं, जिससे हवा के अंदर जो आलूदगी है वो इधर ही रुक जानी है। नाक में से मिट्टी के ज़रात जो है वो इस बाल में अटके, वो इधर आ जाने, हवा आगे चली गई। उसके बाद समझ लें कि ये बैरियर लगे हुए हैं। इसके अंदर नाक के ज़रात जो लगे हैं, ये मिट्टी के ज़रात हैं, ये उधर अटकते जाएंगे और आगे वो साफ़ होती जाएगी। उसके बाद इसके अलावा जो म्यूकस है, जो मादा है नज़ला, उसके अंदर भी वो भी एक काम कर रहा होता है कि वो जो है हवा को आगे जाने देता है और जो गंद खराबा मिट्टी धूड़ है वो वहीं रोक लेता है। अब आप देखें, जब आप ज़्यादा सफाई सुथराई कर रहे हैं, उससे जो धूल उड़ती है, उस धूल उड़ने से जो मिट्टी हमारे नाकों में जाती है, नाक में जाती है, नाक उसके बाद है जब हम कभी ज़्यादा काम मिट्टी वाला कर रहे हो तो वो ऐसा होता है कि हमारे एक छींक आएगी। देखिए कैसा प्यारा सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है कि एक छींक आएगी और छींक से जब हम हाथ रखेंगे तो हमारा हाथ सारा भर जाता है नज़ले से, वो लेस से, वो म्यूकस से। उसके साथ मिट्टी के सारे ज़रात वो बाहर फेंक देता है। मतलब ये इतनी तेज़, इतनी पावर से जो छींक आती है कि पूरे जहाँ जहाँ नज़ला मिट्टी धूल लगी हुई होती है वो म्यूकस उसके साथ चिपकी हुई होती है, वो छोड़ने और हम उसको जाते हैं वाश कर देते हैं
और हमारा जो नाक को धो लेते हैं एक बार और नाक हमारा दोबारा साफ़ हो जाता है, हमारे फेफड़ों में दोबारा साफ़ सुथरी हवा जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब यह है नेसल कैविटी। और अच्छा जी, अब हवा में मौजूद गुर्दे के ज़रात को फ़िल्टर गिर्द के ज़रात को फ़िल्टर करते हैं। हवा में मौजूद जो गिर्द है, मट्टी, धूल है, उसको ये फ़िल्टर करते हैं और म्यूकस से अंदर दाखिल होने वाली हवा को नमी देती है और इसे गर्म करता है ताकि इसके टेम्परेचर जो है जिस्म के टेम्परेचर के तकरीबन बराबर हो जाए। अब हम बाहर का टेम्परेचर कितना था, बाहर का टेम्परेचर, अब ये माहौल का टेम्परेचर अब चल रहा है, तो अब ये रूम टेम्परेचर हमारा थोड़ा, लेकिन आम तौर पर जब बाहर का टेम्परेचर मौसम ठंडा है तो इसीलिए भी टेम्परेचर ये है, लेकिन आम तौर पर हमारे रूम इसका टेम्परेचर बाहर का माहौल का, धूप का, बाइक में बैठ जाए तो वो टेम्परेचर बनता है तकरीबन 42, 48, 45, 50 तक चला जाता है। अच्छा, तो ये जो टेम्परेचर है वो अब डायरेक्ट नाक में जाए तो हमारे फेफड़ों के मुतासर करेगा, ख़राब करेगा, उनको जलाने वाला काम करेगा। तो जो म्यूकस है उसके अंदर से जब हवा गुजरती है तो म्यूकस ठंडा होता है, तो उस हवा को ठंडा कर देता है। वो ठंडा करके जाता है तो वो आगे जब जाती है तो बिल्कुल नॉर्मल 38 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक वो पहुंचा देती है। अगर बाहर ठंडा है, हवा ठंडी है, तो उसको गर्म करके पहुंचाएगा। ठीक है, जब उससे गुजरेगा तो वो ऑटोमेटिकली ठंडा या गर्म होकर पूरा टेम्परेचर के मुताबिक, जिस्म के मुताबिक हो जाएगी। अब नेसल कैविटी दो छोटे सुराख यानी कि अंदरूनी नॉस्ट्रल्स के ज़रिए फेरेंक्स में खुलती है। नेसल कैविटी जो है नाक के जो नथने, नाक के अंदर वाले जो सुराख हैं, यहाँ से आगे अगले वाले सुराख, ये जो है वो फेरेंक्स में खुलते हैं। आगे भी ये दो होते हैं, यहाँ से इस जगह पे एक सुराख होता है, इस जगह पे सुराख, इस हड्डी के अंदर, नाक की हड्डी में दो सुराख होते हैं, दोनों सुराखों से अलग-अलग ये अंदर जा रहा होता है। अच्छा, अब ये देख लें, दिमाग में नहीं, ये जाएगा तो आके दिमाग में, हड्डी में मिलेगा, लेकिन ये इधर से अभी आगे थोड़ी जगह बता दूँ क्या कहाँ जा रहा है। अभी फेरेंक्स में जा रहा है, फेरेंक्स में खुलती है। फेरेंक्स एक मस्कुलर रास्ता है, फेरेंक्स जो है वो मस्कुलर रास्ता है, मतलब पट्टों का एक रास्ता है जो खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरका है। ठीक है, ये फेरेंक्स जो है वो मुंह का रास्ता है, ये मुंह, आगे ये नाक जो है वो मुंह के अगले चैम्बर में जाकर खुलेगा, जो कि खुराक का और नाक का दोनों का एक ही रास्ता बन जाता है। ठीक है, अब ये रास्ता एसोफिगस के सुराख और लेरेंक्स तक फैला हुआ है। अब ये ऐसा होता है कि दो नालियाँ हैं, मैंने इसमें पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, 9th में हमने पढ़ा था कि जब खुराक मैदे से, मुँह से जाती है गले में, तो एक एपिग्लॉटिक्स लगा हुआ होता है, वो जो है सांस की नाली को बंद कर देता है और दूसरी नाली को खोल देता है और खुराक चली जाती है। इसी तरीके से जब सांस जा रहा होगा तो सांस की नाली खुल जाएगी और खुराक की नाली बंद हो जाएगी। अब ये नाक से सांस उस नाली में से अब सांस वाली नाली से आगे फेफड़ों तक पहुँचेगा और ये रास्ता एसोफेगस के सुराख और लेरेंक्स तक फैला होता है और ये हवा फेरेंक्स से लेरेंक्स में जाती है। ठीक है, फेरेंक्स से लेरेंक्स में चली जाती है और फेरेंक्स के फर्श पर एक सुराख एपिग्लॉटिक्स होता है, ये भी मैंने ग्लॉटिक्स होता है वो मैंने बताया था, जो लेरेंक्स में खुलता है। ठीक है, अब जब ये देखें इसका ये पूरा सिस्टम उन्होंने बताया हुआ है। ये नेसल कैविटी है, नाक यहाँ ये नॉस्ट्रल नथने हैं, नाक से ये कैविटी में आ गया, इस कैविटी से ये जो है वो फेरेंक्स है, इस फेरेंक्स में आ गई हवा, इस फेरेंक्स से जो है दोबारा वो लेरेंक्स में आ गई, अब लेरेंक्स से ये फिर ट्रैकिया में आ जाएगा। ठीक है, ये लेरेंक्स आ गया। ठीक है, अब लेरेंक्स का कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कार्टिलेज कहते हैं ऐसी हड्डी है जो नरम हड्डी होती है, जो समझें जैसे चबाने वाली हड्डी कह सकते हैं, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और जब फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान मौजूद है, इसे आला सूत यानी कि आवाज़ पैदा करने वाला खाना कहते हैं, यानी कि वॉइस बॉक्स कहते हैं। लेरेंक्स के अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ रेशादार पट्टी यानी होते हैं फाइब्रस बैंड्स
के दो जोड़े होते हैं और इन वोकल कार्ड्स कहते हैं, इन पट्टियों को वोकल कार्ड्स कहते हैं। ये जो हम कहते हैं कि हमारे जो है वो वोकल कार्ड्स हैं। अच्छा, जब हवा वोकल कार्ड से टकराकर गुजरती है तो इर्ताश में आती है और इसी तरह से इर्ताश से आवाज़ पैदा होती है। जब आवाज़ हम बोल रहे होते हैं तो हमारी जो आवाज़ है वो इन पर्दों से टकराती है, टकराने से इर्ताश पैदा होता है और इर्ताश से फिर आवाज़ पैदा होती है। अच्छा, उसके बाद है जी ये इसी जो है वोकल कार्ड्स जिसे कहते हैं ना, ये देखिए ना यहाँ लिखा हुआ है, ये एपिग्लॉटिक्स, फेफड़े, ब्रोंकाई और फेरेंक्स, इसमें इन्होंने बना के दिया हुआ। इसी गले के पास यहाँ ना इधर इस जगह पे वो दो पट्टियाँ बनी हुई होती हैं जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं और पट्टियों को वोकल कार्ड्स कहते हैं। और उसके जो रेशेदार वो होते हैं धागे, मतलब उसके कह लें रेशेदार पट्टियाँ जो बनी होती हैं, जोड़ा होता है, उनको वोकल कार्ड्स कहते हैं। और वॉइस बॉक्स कहते हैं आवाज़ पैदा करने वाला आला। ये गला जो हमारा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इनके साइडों पे दो मसल्स पट्टे होते हैं और पट्टियाँ बनी हुई होती हैं जो एक ना उन्हें वोकल कार्ड कहते हैं, ठीक है। और उस वोकल कार्ड से आवाज़ पैदा होती है, आवाज़ इसके अंदर से टकराएगी और ताश पैदा होगी तो वो बंदा बोल पाता है। फॉर एग्जांपल हमारा गला ख़राब है तो हम बोल नहीं पाते। अगर कोई कहता है ना गले का हमारे बोलने से कोई ताल्लुक नहीं है, तो बोलना तो मुंह से है, मुंह तो सही है और गला ख़राब हुआ तो हम नहीं बोल पाते। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बैंड्स हैं, ये जो पट्टियाँ लगी हुई हैं गले की, वॉइस बॉक्स हैं, ये जब ख़राब हो जाते हैं तो जो है वो आवाज़ ये कपाट नहीं करते, ये इर्ताश पैदा नहीं करते, आवाज़ नहीं बनती, आवाज़ पैदा नहीं होती, आवाज़ निकलती नहीं। लेरेंक्स से आगे ट्रैकिया, लेरेंक्स से आगे ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है जिसे हवा की नाली कहते हैं। इसे विंड पाइप भी कहते हैं, इंग्लिश में विंड पाइप और उर्दू में हवा की नाली कहती हैं। ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, मतलब 1 फुट की होती है, 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और एसोफिगस के सामने की तरफ से मौजूद होती है। मतलब एसोफिगस वाली नाली पीछे होती है और ये आगे होती है। दो नालियाँ होती हैं आमने सामने, आगे पीछे। एसोफिगस की नाली पीछे, ये देखो एसोफिगस की नाली ये पीछे को जा रही है, ये पीछे को जा रही है एसोफिगस की नाली, और ये दूसरी नाली उसके आगे आ रही है, ये है उसकी हवा सांस लेने की हवा की नाली। अच्छा, और एसोफिगस के सामने मौजूद होती ट्रैकिया की दीवार में कार्टिलेज की सी शक्ल के घेरे यानी कि रिंग्स होते हैं। ये अपने जब कुर्बानी कर रहे हों, फेफड़े निकालते हैं, उसमें भी नज़र आ रहे होते हैं कि वो जब उनकी फेफड़ों की नाली होती है तो उसकी वो नाली थोड़ी मोटी और सख्त होती है और उसके बार बार कार्टिलेज के ना यूँ बने हुए कट बने होते हैं, कोई हैं, हाँ जो पाइप है ना सांस वाला, उसकी कट बने होते हैं। पेंसिल है, वो इधर बना के दिखा दो ना। ये देखें, ये जो ये बैंड बने हुए रिंग बने हुए, तो ये यूं रिंग बने हुए होते हैं, यूं बने होते हैं नाली के ऊपर ऐसे, ठीक है। मतलब अगर ये नाली है तो ये नाली आ रही है तो ये यूं इसके ऊपर पूरी बनी हुई है, ये ऐसे बने हुए थे। अभी कुर्बानी आ रही है तो इसमें भी आप देख सकेंगे कि जो बकरे की है या उसके बकरे की या देख सकते हैं, तो जो फेफड़ों वाली नाली है शुरू से जब निकालते हैं तो काफ़ी सख्त होती है, उसके अंदर कार्टिलेज होती है, हड्डी होती है, मरकनी हड्डी होती है, वो चबाई हुई होती है और वो जब हम खा रहे हैं तो वो मतलब खाई भी जा सकती है। ये सारे सी शेप के ये रिंग बने हुए हैं, दरमियान में वाइट है, फिर सी रिंग है, फिर रिंग है, फिर रिंग, इस तरह से ये इधर को भी जा रहे हैं, इस तरह से इधर को भी जा रहे हैं। ये सारे जो सी शेप रिंग हैं वो घेरे हैं वो कार्टिलेज का ट्रैकिया को सिकुड़ता है। ये कार्टिलेज ट्रैकिया को
जाने से बचाता है। मतलब कि हवा की नाली अगर अब हवा नहीं हुई या हवा नहीं ले सके तो वो अंदर से पिचक ना जाए, सिकुड़ ना जाए और अंदर आपस में तय दोनों मिल ना जाए, ये उसको सिकुड़ने से बचाता है। अगर वो आपस में जुड़ गई तो फिर दोबारा उसमें से हवा गुजरेगी नहीं, हवा नहीं गुजरेगी तो सांस नहीं लेगा, तो बंद हो गया तो काम ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये जो हमने सी शेप का जो रिंग उसके अंदर डाले हुए हैं वो उसको ऐसा सहारा देते हैं कि वो उसकी नाली जो है आपस में सिकुड़ने से बच जाए, आपस में जुड़ ना जाए, क्योंकि वो नरम होती है। जैसे अगर वो ये रिंग ना होती इसके अंदर तो वो सिकुड़ जानी थी, आपस में एक दीवार दोनों मिल जानी थी और वो जो है सांस फिर नहीं लेना था। हत्ता कि इसके अंदर हवा मौजूद ना भी हो, मतलब हवा ना भी मौजूद हो तो भी वो सिकुड़ेगी नहीं, वो ऐसे ही बिल्कुल ओके मोटी खुली हुई रहेगी। सीना जिसे चेस्ट कैविटी में दाखिल होती है, सीना चेस्ट कैविटी कहते हैं। इसमें दाखिल होने पर ट्रैकिया दो छोटी नालियों में तकसीम हो जाते हैं जिन्हें बोरोनकाई कहते हैं। ठीक है, और अब ये दो छोटी नालियों में तकसीम हो रहा है, इधर और इधर, इनको क्या कहेंगे? बोरोनकाई कहेंगे। और दो वाहिद इनका ब्रोनकस कहते हैं, इनको ब्रोनकाई का अगर सिंगुलर एक को कहेंगे तो ब्रोनकस कहेंगे। और ब्रोनका की दीवारों में कार्टिलेज की बनी हुई प्लेट लगी हुई होती है। हर ब्रोनकाई अपनी जानब के फेफड़े में दाखिल होकर छोटी शाखों में तकसीम हो जाते हैं। ये देखिए, ये ब्रोनकाई, ये वाली ब्रोनकाई है, ये आगे डिवाइड होकर इधर इधर जा रही है, किधर जा रही है, दोनों को ब्रोनकाई कहेंगे। हाँ, ये जो मोटी इसी से जो आ रही है लेयर, एक इधर को जा रही है, किधर को जा रही है, इन दोनों को ब्रोनकाई कहेंगे। और ये आगे अपने गुर्दों में फेफड़ों में दाखिल हो रहे हैं। फेफड़ों में दाखिल होकर ये छोटे छोटे और बारीक बारीक नालियों में तकसीम हो जाएंगी और वो ब्रोनकाई, ये इस तरह के गुच्छेदार ये नाली है। ये इसका यहाँ से एक छोटा सा पीस लिया है तो ये इसमें आ गया कि ब्रोनका के आगे छोटी छोटी तय में क्या आ गया। फेफड़ों में ब्रोनकाई तकसीम दर तकसीम होकर बहुत बारीक नालियाँ बना देती हैं जिन्हें हम कहेंगे ब्रोनक्यूल्स। ठीक है, फेफड़ों की ये जो ब्रोनकाई की नाली है इसको आगे तकसीम होगी, डिवाइड होती जाएगी तो वो ब्रोनक्यूल्स कहलाएगी। और तकसीम होकर जैसे जैसे ब्रोनक्यूल्स बारीक हो जाती हैं इनकी दीवारों से कार्टिलेज भी ख़त्म हो जाती है। मतलब जो जितनी ज़्यादा बारीक होती जाएंगी फिर वो कार्टिलेज का काम खत्म हो जाएगा। कार्टिलेज का काम सिर्फ ये था उनको सख्ती देना, नाली आपस में जुड़ी ना सिकुड़े ना, जो बिल्कुल बारीक हो वैसे नहीं आपस में जुड़ेगी सिकुड़ेगी, तो इसलिए उनके वो काम ख़त्म हो जाता है, कार्टिलेज उसमें ख़त्म हो जाती है। ब्रोनक्यूल्स का काम बहुत बारीक नाली उसको कहेंगे ट्यूब्यूल्स में होता है। मतलब कि ब्रोनक्यूल्स ख़त्म होके बिल्कुल बारीक हो जाए तो उस जो बारीक सी नाली है उसे ट्यूब्यूल्स कहेंगे। और ट्यूब्यूल जिन्हें एल्वोलायर डक्ट कहते हैं, मीन्स इन ट्यूब्यूल्स को एल्वोलायर डक्ट कहेंगे। और हर एल्वोलायर डक्ट हवाई थैली यानी कि एल्वोलाई का एक गुच्छे में खुलता है। ये एक गुच्छा बना हुआ है एल्वोलायर डक्ट का। ठीक है, ये हर एल्वोलाई जो है वो एक एल्वोलाई डक्ट में एक गुच्छे में खुल रही है, एक गुच्छे में खुल रही है। ठीक है, हर डक्ट जो है वो एक गुच्छे में खुल रही है। और हर एल्वोलाई डक्ट की थैली यानी कि एल्वोलाई के एक गुच्छे में खुलती है। और ये एल्वोलाई जिस्म इंसान के जिस्म में गैसों के तबादले की सतह बनाते हैं। और हर एल्वोलस एक थैली नुमा साख्त है, मतलब एक छोटी सी थैली होती है और इसकी दीवारें एपिथेलियल सेल्स की सिर्फ एक तह पर मुश्तमिल है और कैपिलरीज का एक जाल और या एक घेरा होता है। छोटी सी थैली है, उस थैली में कैपिलरीज बहुत सारी होती हैं। ये देखेंगे जैसे कैपिलरीज है, ये सारी जो एक लाइन है कैपिलरीज सिंगल सेल पे मुश्तमिल जो वेन होगी उसे कैपिलरीज कहेंगे। बेहद बारीक सी तह में वो बारीक पूरा गुच्छा बना हुआ होता है और उन गुच्छे के अंदर जो कैपिलरीज का वो पूरा जाल बना हुआ होता है और वो जो है एपिथेलियल के एक लेयर के ऊपर जो है ना वो बनी हुई होती है। दिल से ऑक्सीजन के बगैर इनके डीऑक्सीजनेटेड खून लाने वाली पल्मोनरी आर्टरीज फेफड़ों में दाखिल कर देती है खून को और दाखिल होकर आर्टियोल और कैपिलरीज में तकसीम हो जाती है। मतलब कि जो दिल है वो खून को पंप करता है और जो गंदा खून है वो पल्मोनरी वेन से वो फेफड़ों में दाखिल हो जाता है, पर फेफड़ों के अंदर आखिर तक चला जाता है वो आर्टरीज वेन्स तक और क्या कहते हैं कैपिलरीज तक चला जाएगा।
वो पूरा जो फेफड़े हैं वो खून से भर जाएंगे। और कैपिलरीज एल्वेलाई के गिर्द गलाफ बनाती है और फिर आपस में मिलकर वेन्यूल्स बना देती हैं और वेन्यूल के मिलने से पल्मोनरी वेन बनती है और ऑक्सीजन वाला खून जो है वो वापस दिल तक पहुंचा के लिए जाता है। एक तरफ से आया, समझने के ये एक छाननी का काम कर रहे हैं और साथ में एक ऑक्सीजन इसके अंदर पहले मौजूद है फेफड़ों के अंदर, और जब दिल से खून गंदा आया उसमें उसने जो है ऑक्सीजन साथ में शामिल करके वो दूसरी तरफ से ना कैपिलरीज से वेन बनी, वेन से वेन में दाखिल हो गया, वेन से आगे जो है वो डीऑक्सीजनेटेड खून ऑक्सीजनेटेड बन के दोबारा दिल में वापस चला गया। जब दोबारा दिल में वापस चला जाएगा वो फिर दोबारा दिल पंप करेगा तो पूरे जिस्म में वापस चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।